प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर जियोलॉजी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। आज के इस वीडियो व्याख्यान में मैं आपके साथ जियोलॉजिकल वर्क ऑफ रिवर यानी नदी के भूवैज्ञानिक कार्य विषय पर जानकारी के रूप में पार्ट 2 आपके साथ साझा कर रहा हूँ। पहले वीडियो व्याख्यान में नदी के भूवैज्ञानिक कार्य से संबंधित टॉपिक में हमने नदी के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। नदियाँ कितने प्रकार की होती है, नदियों का पैटर्न क्या होता है, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। आज के इस टॉपिक के सीरीज़ के सेकंड और अंतिम भाग में रिवर एज ए फिजिकल एजेंसी किस प्रकार से तीन जो उसकी एक्टिविटी होती है जियोलॉजिकल वर्क में, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। रिवर जब एक फिजिकल एजेंसी के रूप में प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स पर काम करती है तो एक बहुत पावरफुल शक्ति के साथ उसके रास्ते में आने वाले रॉक्स को अपरदित करती है और अपरदित पदार्थों को अपने साथ वाहित करती है। और जब ये लोड उसका नद भार बढ़ जाता है और उसकी नदी की जो वेग है उसमें कमी आ जाती है, तब वो इस वाहित पदार्थ को निक्षेपित करती है। तो इस प्रकार से नदी जियोलॉजिकल वर्क के रूप में इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन तीन प्रक्रियाओं से एक्ट करती है और प्रत्येक एक्टिविटी के साथ अलग अलग तरह की संरचनाएं निर्मित होती है। रिवर इरोजन जब प्रारंभ करती है तो ये जो अपरदन है, इरोजन है, वो 4 विधियों द्वारा करती है और अपने अपरदन के कारण जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स के बड़े विशाल खंडों को छोटे खंडों में तब्दील करती है और अपने साथ उनको परिवाहित करती है। अपरदन का कार्य जब नदी करती है तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके द्वारा ये अपरदन प्रभावित होता है। वो 5 या 6 फैक्टर कौन से होते हैं उनके बारे में इस विषयगत वीडियो व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे आगे। तथा जो अपरदित पदार्थ है उसको जब वो वाहित करती है तो नदी परिवहन जो है वो 5 विधियों द्वारा किया जाता है। वो कौन सी 5 विधियाँ हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और निक्षेपण जब करती है तो नदी निक्षेपण के साथ जो विशेष प्रकार की 5 आकृतियाँ बनती हैं जिन्हें हम एलुवियल कोन या एलुवियल फैन कहते हैं, सैंड बैंक्स कहते हैं या नेचुरल लीवी अर्थात नेचुरल एम्बैंकमेंट्स कहते हैं, फ्लड प्लेन्स और डेल्टा, इनके बारे में इस व्याख्यान में हम आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। नदी के भूवैज्ञानिक कार्य से संबंधित इस वीडियो व्याख्यान में नदी के भूवैज्ञानिक कार्य, जैसा कि पहले व्याख्यान में भी हमने इस पर चर्चा की थी, नदियों द्वारा भूवैज्ञानिक कार्य के तहत अपरदन, परिवहन तथा निक्षेपण होता है। नदी में जल प्रवाह के तीव्र वेग के फलस्वरूप अपरदन तथा परिवहन के कार्य होते हैं तथा वेग में कमी होने पर मुख्यतः निक्षेपण होने लगता है। सबसे पहले हम नदी अपरदन या रिवर इरोजन के बारे में चर्चा करेंगे। नदियों द्वारा अपरदन 2 प्रकार से होता है, बलकृत अपरदन तथा रासायनिक अपरदन यानी मैकेनिकल इरोजन और केमिकल इरोजन।
बलकृत अपरदन में नदी अपने किनारों को अपनी जल धारा की शक्ति से ही काटती है, बहुत पावरफुल उसकी वेलोसिटी होती है। तथा रासायनिक अपरदन में नदी के तल का घुलनशील पदार्थ नदी के जल में घुलकर प्रवाहित होने लगता है। मैकेनिकल इरोजन में रिवर जब बहती है तो उसके जो दोनों बैंक्स हैं, किनारे हैं, वहाँ पर वो बलकृत अपरदन करती है। और केमिकल इरोजन में नदी जिस तल के ऊपर से बहती हुई जाती है वहाँ वो उस तल के पदार्थों को अपने साथ घुलनशील अवस्था में लेकर उसको अपरदित करती है। नदी द्वारा अपरदन कार्य 4 विधियों द्वारा होता है। जलीय या द्रव चालित क्रिया यानी हाइड्रोलिक एक्शन, दूसरा अपघर्षण क्रिया यानी एब्रेशन, तीसरा सन्निकर्षण क्रिया यानी एट्रीशन, और चौथा क्षारण क्रिया या कोरोजन। जब हमने वायु या पवन के अपरदन पे चर्चा की थी उसमें भी हमने देखा कि एब्रेशन और एट्रीशन के द्वारा वहाँ पे भी इरोजन का काम होता है। यहाँ 4 एक्शन है: हाइड्रोलिक एक्शन, एब्रेशन, एट्रीशन और कोरोजन। ये टाइप ऑफ इरोजन को समझाने के लिए इसमें स्लाइड में आपको दिखाया गया है कि एट्रीशन जो है, यहाँ इस अवस्था में देखिए एट्रीशन द्वारा किस तरह से अपरदन होता है। यहाँ इस पार्ट में एब्रेशन को समझाया गया है, ये सॉल्यूशन है। और हाइड्रोलिक इम्पैक्ट इन क्रैक्स एंड जॉइंट्स यहाँ पर, तो ये इरोजन की अवस्थाओं को इस स्लाइड में दिखाया गया है। पहली जो प्रक्रिया है जलीय या द्रव चालित क्रिया यानी हाइड्रोलिक एक्शन। इस क्रिया में नदी का प्रवाहित जल नदी के तल तथा किनारे यानी बॉटम ऑफ द रिवर और बैंक ऑफ द रिवर्स स्थित शैलों को असंहत कर विघटित कर देता है और बलकृत अपरदन की सामग्री को जल में बहा देता है। यानी जो रिवर है, जिस एरिया में वो फ्लो कर रही है, वहाँ उसके नीचे तल जो है वहाँ पर पाई जाने वाली चट्टानें और रिवर के जो दोनों किनारे हैं, बैंक्स हैं, वहाँ पर जो चट्टानें हैं उनको असंहत करती है और बलकृत अपरदन के द्वारा जो सामग्री वहाँ से वो इरोड करती है उसको अपने साथ बहाकर ले जाती है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिक एक्शन। दूसरी जो प्रक्रिया है अपरदन की उसे हम अपघर्षण क्रिया कहते हैं। इस क्रिया में नदी के तल तथा किनारों की सैलों का नदी भार से पारस्परिक भौतिक रगड़ होता है। यानी जो ऑलरेडी मटेरियल जो छोटे टुकड़ों में तब्दील हो रहा है वो नदी भार जो है वो भी सैलों का जो नदी भार है वो बॉटम और बैंक्स दोनों में रगड़ खाता रहता है। नदी के तेज जल प्रवाह के साथ साथ सैल कणों का परिवहन होता है जो नदी तल व किनारों से लगातार टकराते हैं और घर्षण क्रिया से सैलों का बलकृत अपरदन करते रहते हैं। इसके फलस्वरूप नदी तल व किनारे क्रमशः समतल रूप प्राप्त करते रहते हैं। नदी तल के अप्रतिरोधी शैलों के यानी इनकम्पिटेंट रॉक्स जो हैं, शैलों के लगातार अपघर्षण से वर्ताकार या दीर्घ वर्ताकार गर्तों का निर्माण होता है। तो ये नदी के तल के अंदर जो इनकम्पिटेंट रॉक्स होती है उनका ये नद भार के द्वारा घर्षण होता रहता है और इस अपघर्षण के कारण उसमें वर्ताकार या दीर्घ वर्ताकार होल्स यानी गर्तों का निर्माण हो जाता है, जिन्हें हम जलज गर्तिका या पोर्ट होल्स कहते हैं। ये संरचनाएं नदी जल की सर्पिल धारा में फंसे हुए सैल कणों के नदी तल के एक ही स्थान पर लगातार अपघर्षण करते रहने के फलस्वरूप निर्मित होती है। इस प्रक्रिया में नदी तल का अवखनन होता है। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और सैल जैसी अप्रतिरोधी चट्टानों में वाटर जो बहता है और ये जो अपघर्षण की क्रिया होती है उसके कारण पोर्ट होल्स का निर्माण हो जाता है। यहाँ इस स्लाइड में आप देख सकते हैं किस तरह से वो नदी अपरदन के कारण जो अपघर्षण होता है उससे इनकम्पिटेंट रॉक्स में जो गर्तिकाएं बन जाती है, जैसे यहाँ पर ये बन दिखाई गई है।
ये सारे पोर्ट होल्स कहलाते हैं। तीसरी जो प्रक्रिया है जिसे हम सन्निकर्षण क्रिया बोलते हैं, सन्निकर्षण यानी एट्रिशन। नदी जल में प्रवाहित शैल कणों द्वारा अनवरत अपघर्षण का कार्य होता रहता है, जैसा अभी हमने पहले देखा, तथा ये शैल कण स्वयं भी लगातार घर्षण के कारण खंडित होते हैं। यानी जो हाइड्रोलिक एक्शन है उसमें हमने देखा कि बॉटम और बैंक्स पे प्रभाव पड़ता है। बड़े खंड है जो छोटे खंडों में तब्दील होते हैं, वो नदभार के रूप में उसके साथ प्रवाहित होते हैं। ये जो नदभार है वो भी बॉटम और बैंक्स को अपघर्षित करता रहता है, वो दूसरी क्रिया हुई। अब जो ये लोड है, इसमें जो टुकड़े हैं वो आपस में भी रगड़ खाते रहते हैं, तो इसके आपस में रगड़ खाने से जो प्रक्रिया होती है उसे हम सन्निकर्षण कहते हैं। अर्थात नदी के जल में प्रवाह में प्रवाहित शैल कणों द्वारा अनवरत अपघर्षण का कार्य होता रहता है तथा ये शैल कण स्वयं भी लगातार घर्षण के कारण खंडित होते रहते हैं, वह अंततः चिकने व निष्कोण हो जाते हैं। इस प्रकार अपघर्षणकारी शैल कणों के विघटन की प्रक्रिया को सन्निकर्षण कहते हैं। इसके फलस्वरूप नदी द्वारा वाहित शैल कणों की आकृति गोलाकार हो जाती है, क्योंकि जो रिवर का कोर्स है उसमें लंबी दूरी तक ये नदभार जो है वाहित होता है, तो इसके कारण जो शैल कण हैं वो उनकी आकृति राउंड शेप ले लेती है, अर्थात गोलाकार हो जाती है। अपरदन की जो चौथी प्रक्रिया है जिसे हम संक्षारण या कोरोजन बोलते हैं, नदी द्वारा रासायनिक अपरदन भी होता है। चूँकि जल एक बहुत बढ़िया घोलक होने के साथ साथ एक प्रमुख रासायनिक कारक भी है, अतः विलयन शक्ति द्वारा सेलों का अपरदन व रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अपघटन होता है। विलयन क्रिया और रासायनिक प्रतिक्रिया का यह संयुक्त प्रक्रम संक्षारण क्रिया कहलाता है। इस प्रक्रिया द्वारा नदी तल व नदी के किनारों के सेल क्रमशः अपरदित होते रहते हैं, अर्थात एज ए सॉल्वेंट नदी का जो पानी जो है विलयन के रूप में, विलायक के रूप में काम करता है, और विलयन क्रिया और रासायनिक प्रतिक्रिया के संयुक्त प्रक्रम को हम संक्षारण क्रिया बोलते हैं। तो ये चार प्रकार हुए जिसके द्वारा नदी अपरदन का कार्य करती है। अब ये नदी का अपरदन का कार्य निम्नलिखित कारकों द्वारा प्रभावित होता है। नंबर 1, नदी में जल की मात्रा, अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर। दूसरा, नदी के जल प्रवाह की गति, वेलोसिटी ऑफ द रिवर। तीसरा, नदी के जल का भार, कितना उसका भार है। चौथा, नदी के तल की बनावट, जिसके ऊपर नदी बह रही है उसमें जो बॉटम है, तल है, उसकी क्या स्थिति है, हार्ड रॉक्स है, सॉफ्ट रॉक्स है, कौन सी रॉक्स हैं, क्या उसका ग्रेडियंट है। पांचवा, नदी घाटी का विकास व ढाल की प्रवृत्ति, यहाँ वो ग्रेडियंट की बात आ गई, और नदी घाटी के विकास और ढाल की प्रवृत्ति भी नदी के अपरदन के कार्य को प्रभावित करती है। और छठा है, नदी द्वारा वाहित शैल कणों पदार्थों की कठोरता, जो नदभार है उसकी जो मटेरियल्स है, जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक से टुकड़े जो छोटे में तब्दील होते हैं, उसकी कठोरता क्या है। ये सब 6 कारक हैं जो नदी द्वारा अपरदन का जो कार्य है वो इन कारकों से प्रभावित होता है। अब हम बात करेंगे नदी परिवहन की, यानी दूसरा जो काम है नदी का, पहला अपरदन, दूसरा परिवहन, रिवर ट्रांसपोर्ट। अपरदित जो पदार्थ है नदी का अपरदन द्वारा जो छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हुआ है, वो नदी अपने साथ उसको नदभार के रूप में आगे वाहित करती है, और ये वाहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक वाहित होने की प्रक्रिया नदी परिवहन या रिवर ट्रांसपोर्ट कहलाता है। नदियों में विद्यमान विभिन्न आकार व प्रकार के अपरदित पदार्थों का जल के प्रवाह के साथ प्रवहन करती रहती है। यह 2 प्रकार से होता है, बलकृत परिवहन और गुलित पदार्थों का परिवहन। नदी परिवहन 5 विधियों द्वारा होता है, जिसे हम घर्षण या ट्रैक्शन, उत्परिवर्तन यानी साल्टेशन, निलंबन यानी सस्पेंशन, गोल यानी सॉल्यूशन और प्लवन यानी फ्लोटेशन कहते हैं। 5 प्रकार से ये परिवहन की प्रक्रिया होती है।
नदी द्वारा प्रवहित अपरदित तथा घुलित पदार्थों की कुल मात्रा को नदभार या लोड ऑफ द रिवर कहते हैं। नदी अपने नदभार को अपने उद्गम स्थल से परिवहित करती हुई अंततः इसे समुद्र में ले जाकर विसर्जित कर देती है। बलकृत परिवहन नदी प्रवाह के वेग, भंवर एवं धाराओं वाहित शैल पदार्थों के आकार, साइज व घनत्व पर निर्भर करता है। नदी के वेग का दुगना होने पर इसकी परिवहन क्षमता 32 गुना तक बढ़ जाती है। यानी कि नदी का रिवर का जो वेलोसिटी है, वेग है, वो दुगना हो जाए, डबल हो जाए, तो उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन पावर है वो 32 गुना तक बढ़ जाती है। नदी परिवहन के दौरान वाहित शैल पदार्थों की छटाई यानी सॉर्टिंग होती रहती है। बड़े व अधिक घनत्व वाले शैल कण कम दूरी तक और छोटे व कम घनत्व वाले शैल कण अधिक दूरी तक परिवहित होते हैं। जो बड़े बोल्डर्स, कोबल्स, पेबल्स होते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा दूर तक नहीं होता, वो एक निश्चित सीमा तक जाकर रुक जाते हैं, क्योंकि रिवर की जो वेलोसिटी है उसको आगे और आगे कैरी करने की अवस्था में नहीं होती। जबकि छोटे और कम घनत्व वाले जो शैल कण होते हैं वो लंबी दूरी तक परिवहित होते रहते हैं। नदी में भंवर और धाराओं की मदद से तथा नदी के जल के आयतन में बढ़ोतरी होने से इसकी परिवहन क्षमता बढ़ जाती है। वॉल्यूम ऑफ वाटर भी एक अच्छा फैक्टर है। इसकी वेलोसिटी और वॉल्यूम दोनों बढ़ने पर नदी की परिवहन क्षमता बढ़ जाती है। नदी के जल में मुख्य रूप से कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट तथा कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम आदि के सल्फेट घुलित अवस्था में रहते हैं। वह नदी जल के साथ परिवहित होकर अंततः समुद्र में मिलते हैं तथा समुद्र की लवणता में लगातार बढ़ोतरी करते रहते हैं। इनकी मात्रा बढ़ने से जल के घनत्व में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप पदार्थों की उत्प्लावकता बढ़ जाती है, जो नदी की परिवहन क्षमता को बढ़ाती है। तो ये इस प्रकार से नदी के परिवहन के बारे में हमने जानकारी आपके साथ साझा की। तीसरा जो प्रोसेस है उसे हम नदी निक्षेपण कहते हैं। यानी जियोलॉजिकल वर्ग के तहत नदी का पहला काम इरोजन, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन और तीसरा जो मुख्य कार्य है वो नदी निक्षेपण या रिवर डिपोजिशन कहलाता है। नदी द्वारा अपरदन तथा परिवहन का कार्य साथ साथ चलता रहता है, परंतु नदी के वेग में कमी होने पर निक्षेपण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। अपरदन की पूरक प्रक्रिया निक्षेपण होती है। नदी में जल की मात्रा में, धारा वेग में तथा ढाल प्रवणता में कमी होने पर, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर कम हो गया, उसकी वेलोसिटी कम हो गई, या जो ग्रेडियंट है जिस पे ढाल या प्रवणता जिस पर नदी फ्लो कर रही है उसमें अगर कमी आ गई तो नदी निक्षेपण का कार्य प्रारंभ कर देती है। नदी प्रवाह में अवरोध, नदी जल में फैलाव और नद भार में वृद्धि भी निक्षेपण में सहायक होती है। इसके अलावा नदी जो बह रही है, कोई ऑब्स्टेकल आ गया या उसके जो नदी का जल है वो स्प्रेड आउट हो गया, या फिर जो रिवर लोड है उसमें वृद्धि हो गई, तो ये भी वो कारक हैं जिसके कारण नदी निक्षेपण का कार्य प्रारंभ कर देती है। नदी के निक्षेपण से नदी घाटी में निम्न प्रकार के रूप और आकृतियाँ बनती हैं। जो आकृतियाँ बनती हैं 5 विशेष, उन्हें हम जलोढ़ शंकु या पंखा अर्थात एलुवियल कॉन और फैन, बालू का पुलिन यानी सैंड बैंक्स, प्राकृतिक तटबंध या प्राकृतिक बांध जिसे हम नेचुरल लिवीज और नेचुरल एम्बैंकमेंट्स कहते हैं, बाढ़ग्रस्त मैदान यानी फ्लड प्लेन्स और डेल्टा। ये महत्वपूर्ण नदी निक्षेपण के आकृतियाँ जिनके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले जलोढ़ शंकु या पंखा यानी एलुवियल कॉन या एलुवियन फैन के बारे में हम चर्चा करें। नदियाँ जब मैदानी क्षेत्र में प्रविष्ट होती है, ऊपर पर्वतीय क्षेत्रों से, पर्वतीय अंचलों से बहती हुई जब वो नीचे मैदानी क्षेत्र तक पहुँचती है तो इसकी गति मंद होने लगती है, और गति मंद होने के कारण परिवहन क्षमता में कमी आ जाती है। उसकी ट्रांसपोर्टिंग जो पावर है वो कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप मोटी बजरी यानी कोर्स ग्रेन्ड ग्रेवल, बालू यानी सैंड
शैल कण इत्यादि के शंकु के आकार के टीलों के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। ऐसे अनेक टीले एक में मिलते हैं तो उनकी आकृति पंखे के समान दृष्टिगत होती है। सूक्ष्म कण अथवा रेत के कछारी शंकु बने होते हैं। छोटी छोटी नदियाँ अधिक ढाल शंकु बनाती हैं। जलोढ़ पंखा मिलकर यदि कई किलोमीटर विस्तार मैदान का निर्माण करते हैं तो जिसे निरापद जलोढ़ मैदान या बाजदा, पिंडमोंट एलुवियन प्लेन और बाजदा कहते हैं। जलोढ़ पंख शुष्क तथा अर्ध शुष्क प्रदेशों में तथा हिमालय क्षेत्र में मिलते हैं। तो ये पहले प्रकार की आकृति जो नदी के जियोलॉजिकल वर्क के साथ निर्मित होती है। इस स्लाइड में हमने ये दिखाने का प्रयास किया है। नैरो माउंटेन कैनियंस के थ्रू जब नदी पर्वतीय अंचलों से निकलकर मैदानी क्षेत्र में आती है, यहाँ आप देखिए कि यहाँ ये मैदानी क्षेत्र में नदी आ गई, तो ये इस प्रकार से पंखे के रूप में यहाँ ये पिडमॉन्ट स्ट्रीम्स और इसके चारों तरफ ये जमाव जो होता है वो एक पंखी के समान नज़र आता है, तो इसलिए इसे हम एलुवियल फैन बोलते हैं। ये बाजदा जो अभी हमने आपके साथ चर्चा की, बाजदा का एक फील्ड फोटोग्राफ्स, ये एलुवियल फैंस के और फील्ड फोटोग्राफ्स जिससे इस आकृति को आसानी से समझा जा सके। दूसरी जो संरचना है बालू का पुलिन यानी सैंड बैंक्स। नदियों की घाटी के मध्य में बाढ़ की स्थिति में विभिन्न प्रकार से अवसाद जमा हो जाते हैं और बालू के अवरोधी पुलिन बन जाते हैं। इस प्रकार के नदी निक्षेपण से धीरे धीरे नदी की तलहटी निकटवर्ती समीपस्थ मैदानों की अपेक्षा ऊंची हो जाती है। तो ये बाढ़ का जब आना, बाढ़ से एक बार लेवल ऊंचा पड़ जाता है पानी का, और जब बाढ़ वापस ख़त्म होती है तो वाटर लेवल उसका जो है वापस नीचे चला जाता है। इस प्रक्रिया में जो बालू के अवरोधी पुलिन बन जाते हैं और नदी निक्षेपण से धीरे धीरे नदी की तलहटी निकटवर्ती समीपस्थ मैदानों की अपेक्षा थोड़ी ऊंची हो जाती है। तो ये बालू का पुलिन की संरचना का निर्माण होता है, जो नीचे चित्र में फील्ड फोटोग्राफ्स के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है। तीसरा जो संरचना है जिसे हम तटबंध या नेचुरल लीवी बोलते हैं। नदी की मध्यवर्ती घाटी में निक्षेपण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। बाढ़ की स्थिति होने पर नदी के प्रवाह की दिशा में जहाँ जहाँ घुमावदार मोड़ पड़ते हैं वहाँ वहाँ इसके किनारों पर मोटी बजरी, बालू और कंकड़ पत्थरों का जमाव होने लगता है। यानी वही बाढ़ में फोर्स बढ़ जाता है। अगर रिवर जो पैटर्न है उसमें मोड़ ज़्यादा है तो जहाँ जहाँ मोड़ पड़ते हैं उनके किनारे पर मोटी बजरी, बालू, कंकड़ ये जमा होने लग जाते हैं तथा नदी के किनारे की भूमि आसपास की भूमि से अधिक ऊंची होकर कालांतर में 5 से 7 मीटर ऊंचाई का ऊंचा कगार बना लेती है। इसे तटबंध कहते हैं। ये नेचुरल तरीके से तटबंदी हो जाती है, इसलिए इसे हम तटबंध कहते हैं, नेचुरल लीवी बोलते हैं। बाढ़ के समय नदी के पानी को ये कगार रोकते हैं, अतः इन्हें प्राकृतिक बांध भी कहते हैं। अर्थात एक बार जब बाढ़ आई तो नेचुरल लीवी का निर्माण हुआ, अगली बार जब बाढ़ आएगी तो वो उसके लिए बैरियर के रूप में काम करेगी। तो ये इस तरह से तटबंध का निर्माण होता है। इस स्लाइड में ये तटबंध की जो स्कीमेटिक डायग्राम्स के द्वारा यहाँ दिखाने का प्रयास किया है। ये यहाँ किस तरह से मोड़ के जो उसका फ्लो पैटर्न है, मोड़ के ऊपर यहाँ इस प्रकार नेचुरल लीवी का निर्माण डिपोजिशन के कारण होता है। यहाँ ये फिर देखिए आप नेचुरल लीवी फील्ड फोटोग्राफ्स, जिसमें तटबंध किस तरह से नेचुरल प्रोसेस के द्वारा बनता है और नदी के उफान को रोकता है, एक तरह से वो दिखाया गया है। चौथी जो स्ट्रक्चर है जिसे हम बाढ़ग्रस्त मैदान या फ्लड प्लेन्स बोलते हैं। बाढ़ की परिस्थितियों में नदी के समीपस्थ क्षेत्र में मिट्टी के बारीक कणों के निक्षेपण होने से बाढ़ का समतल व लहरदार मैदान बनता है। इनका उच्चावच कम होता है। इसमें सरिता मार्ग में जल मार्ग रोधिका, चैनल बार्स तथा मिंडर्स के भीतरी भाग में विसर्पी रोधिका पाए जाते हैं।
पांचवा है डेल्टा। यहाँ नीचे इसमें फील्ड फोटोग्राफ्स में बाढ़ग्रस्त मैदानों की स्थितियों को दर्शाया गया है, किस प्रकार से फ्लड प्लेन्स जो हैं वो दृष्टिगत होते हैं। पांचवी जो संरचना है, महत्वपूर्ण संरचना, जिसे हम डेल्टा बोलते हैं, नदी का वेग इनके किनारों पर नदी के मध्य भाग में वेग की तुलना में कम होता है। यानी जो रिवर के अंदर उसका जो मिडल पार्ट है वहाँ पानी की गति तेज होती है बनिस्पत इसके दोनों किनारों पर। फलस्वरूप मध्य भाग का जल समुद्र में अधिक दूरी तक प्रवाहित होता है। वह अवसाद समुद्र में सुदूर तक जीवा के आकार में जमा होता है, परंतु किनारों पर जल के वेग में कमी होने के कारण अवसाद समुद्र के संगम पर ही समाप्त हो जाता है। किनारों पर उसकी फोर्स कम होती है तो वहाँ पर मटेरियल पहले डिपॉजिट होना प्रारंभ होता है, जबकि मिडल पार्ट में पानी की वेग अधिक होने के कारण वो लंबी दूरी तक फ्लो होकर आगे जाकर डिपॉजिट होता है। नदी का जल कई धाराओं में बहकर समुद्र में मिलता है तथा नदियों के मुहाने पर ग्रीक भाषा के अक्षर डेल्टा की आकृति के त्रिभुजाकार मैदान बन जाते हैं। इन्हें डेल्टा कहते हैं। डेल्टा स्थिर जल में नदी जनित अवसाद के तीव्र निक्षेपण के फलस्वरूप निर्मित होते हैं। डेल्टा नदी के अंतिम भाग का वह समतल मैदान है जिसका निर्माण समुद्र के भीतर नदी द्वारा प्रवाहित अवसाद से होता है और इसमें नदी का जल अनेक धाराओं द्वारा समुद्र में पहुंचता है। डेल्टा के मैदान का ढाल समुद्र की ओर रहता है। तो ये वेग परिवर्तन की जो डिफरेंस है डेल्टा बनाने के लिए मुख्य कारक होती है। वेग वेलोसिटी का जो डिफरेंस बैंक्स पर कंपैरेटिवली कम होता है मिडिल पार्ट के बनिस्पत। ये डेल्टा का चित्र आपको इस फील्ड फोटोग्राफ में दिखाया गया है। ये एक और डेल्टा का चित्र। इस प्रेजेंटेशन को बनाने में जो फील्ड फोटोग्राफ्स लिए गए वो इंटरनेट से लिए गए, गूगल सर्च इंजन के द्वारा। उसमें से कुछ कॉपीराइट्स के अधीन हो सकते हैं, तो इसलिए इनके जो ऑनर हैं उनको हम यहाँ एक्नॉलेज करते हैं। क्योंकि विद्यार्थियों को एकेडमिक इंटरेस्ट में उनको टॉपिक को अच्छी तरह से समझाने के लिए इन फील्ड फोटोग्राफ्स का उपयोग किया गया है। तो यहाँ हम कट से फोटो सोर्स गूगल सर्च इंजन का हवाला देते हुए उन कॉपीराइट्स वाली इमेज को अगर हमने यहाँ यूज़ किया है तो उनको यहाँ एक्नॉलेज कर रहे हैं। विद्यार्थियों, इस तरह से इन 2 व्याख्यानों में मैंने आपको जियोलॉजिकल वर्क ऑफ रिवर समझाने का प्रयास किया। इस तरह से अभी हमने फिजिकल एजेंसीज विंड और रिवर के जियोलॉजिकल वर्क्स के ऊपर व्याख्यान श्रृंखला कंप्लीट कर ली है। आज के इस व्याख्यान में और पहले वाले व्याख्यान को 2 व्याख्यान के सीरीज़ में जियोलॉजिकल वर्क ऑफ रिवर को आपके साथ साझा किया। इनकी पीडीएफ भी आपके क्लास वाइज व्हाट्सएप ग्रुप में साझा की जा रही है। आपको इससे संबंधित असाइनमेंट भी दिए जाएंगे। आप कोविड-19 की महामारी के इस दौर में घर बैठे अपने अध्ययन को जारी रखें और राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना के यूट्यूब चैनल पर जो हम ये विषयगत सामग्री के वीडियो लेक्चर शेयर करते हैं, इन्हें बार बार देखें, सुने, पढ़ें, समझें और अपने नोट्स बनाएं। सतर्क रहें। जब तक वैक्सीन नहीं आती है हमें कोविड-19 से डटकर मुकाबला करना है, डरने की आवश्यकता नहीं है। जो सरकारी गाइडलाइंस हैं, मास्क बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन नहीं आने तक मास्क का उपयोग आपको इस बीमारी से बचा सकता है। मास्क का उपयोग करें, 2 गज की दूरी जो फिजिकल डिस्टेंस है उसका पालन करें और सैनिटाइजेशन के बारे में गंभीरता रखें। बार बार सैनिटाइज करें अपने आप को। कोविड-19 की ये महामारी का दौर भी बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। बहुत जल्द हम वापस न्यू नॉर्मल में आ जाएंगे, लेकिन अभी हमको सतर्क रहने की आवश्यकता है। और हम जो आपको ये ई कंटेंट, पीडीएफ,
वीडियो व्याख्यान उपलब्ध करा रहे हैं। इनका अध्ययन करें और अपने कैरियर को संवारने में अनुशासित होते हुए घर बैठे अपने अध्ययन को सुचारू रूप से जारी रखें।